नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भाषिक संप्रेक्षण स्वरूप और सिद्धांत या विविध आयाम लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स और प्रोग्राम सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपयुक्त होगा। संप्रेक्षण संप्रेक्षण से हमारा तात्पर्य है, हम देखते हैं कि संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक एवं श्रोता आपस में एक दूसरे से अपने भाव, विचार, ज्ञान, अनुभव और कई प्रकार के विचारों को भी एक दूसरे से आदान प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से कि जो संप्रेक्षण की स्थिति परिस्थिति है उसको कैसे दर्शाया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि संप्रेक्षण में व्यक्ति कई बार अपने भावों, विचारों और अनुभवों के आधार पर एक दूसरे से अपनी बातचीत को साझा करता हुआ दिखाई देता है। विद्वानों के मतानुसार अपने अपने कथन लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य अपने व्यवहार के अनुसार अपने भाव और विचार प्रस्तुत करता है। वह समय, परिस्थिति, वातावरण, शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संप्रेक्षण की जो विशेषता है वो बेटा इस प्रकार से हम देखते हैं कि संप्रेक्षण दो तरफा प्रक्रिया यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति अपने आप से संप्रेक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने नियम और सिद्धांतों के अनुसार करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें जो कथन उपयुक्त है उसमें ये सार्थक होता हुआ दिखाई देता है कि संप्रेक्षण दो तरफा प्रक्रिया है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें एक प्रेषक होता है और दूसरा श्रोता होता है। कई बार हम मानसिक स्थिति से घिरे हुए पाते हैं, तब हम एक तरफा भी संप्रेक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि संप्रेक्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसमें हम अनगिनत सूचना, विचारों और अनेक प्रकार की जो जागरूकता है उसका विभाव लेते हुए दिखाई देते हैं। तो इस स्तर पर हम कह सकते हैं कि संप्रेक्षण का जो क्षेत्र है वह अनेक रूपों में हम देखते हैं कि वृहद रूपों में दिखाई देता है, मतलब अनेक रूपों में विस्तृत होता हुआ दिखाई देता है। प्रबंध क्रिया का अंग हम देखते हैं कि संप्रेक्षण एक प्रबंध क्रिया का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रबंधीय कार्य, जो प्रशासकीय कार्य होते हैं, उसमें किस तरह से जो व्यक्ति है वह अपने आचार विचार को किस तरह से एक तरह से संप्रेषित करता हुआ दिखाई देता है, और उसके संप्रेषित कथनों पर, उपकथनों पर अनेक प्रकार के जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको हम प्रबंध क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के जो कार्य हैं वह कहीं ना कहीं निष्पादन का रूप एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। संप्रेक्षण द्वारा ही व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम देखते हैं कि कर्मचारियों को कब, कहाँ और कौन से दिशा निर्देश देने चाहिए। एक कंपनी, एक संस्था, एक प्रशासकीय रूप में हम देखते हैं कि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। संप्रेक्षण का महत्व आप सभी जानते हैं कि संप्रेक्षण हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसके बिना हमारे जीवन की चर्या नहीं चल सकती। इसलिए कहा जाता है कि हम सामान्य रूप से देखें या फिर महत्व रूप से देखें या विशेष रूप से देखें तो हम संप्रेक्षण करते हुए दिखाई देते हैं। संप्रेक्षण मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी माना जाता है, ये इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार से अपने भाव, विचार या अनुभव को एक दूसरे से साझा करता हुआ दिखाई देता है, उसमें वह औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टि से अपनी वार्ता का स्वरूप रखता हुआ दिखाई देता है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हुए दिखाई देता है और दूसरों की भावनाओं को ग्रहण करता हुआ भी दिखाई देता है। हम देखते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों में एक जैसी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए नहीं दिखाई देता। कई बार वह भावा अनुकूल होते हुए अपने विचारों को रखता है, तो कई बार हम देखते हैं वेदना स्वरूप भी वह अपने भावों की अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। कभी ज्ञान के आधार पर अपनी बौद्धिकता का एक तरह से प्रतीक रूप प्रस्तुत करता है, तो कई बार हम देखते हैं कि अनुभव के आधार पर वे अनेक प्रकार की चीजों का अवगमन भी करते हुए दिखाई देता है। संप्रेक्षण समाज का या हम ये भी कह सकते हैं कि संप्रेषण मानव समाज का आधार है। हम देखते हैं कि संप्रेषण के आधार पर व्यक्ति
किस तरह से अपने बौद्धिक रूप में, मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे विकास करता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में हम देखते हैं कि संप्रेषण का जो संदर्भ है वह कई बार नकारात्मक होता है तो कई बार सकारात्मक होता है। वह उसके विचार, भाव और अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। जब हम जानकारी के आधार पर सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो उसमें हम दोनों रूपों का सहयोग देते हुए नजर आते हैं। कई बार हम सकारात्मक रूप में हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, कई बार हमें भ्रमात्मक रूप से सूचनाएं प्राप्त होती है, कभी नकारात्मक रूप से भी हमें इन चीजों का जो आधार है वो स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। तो हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का जो क्रम है वह कई बार इस आधार पर भी अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। व्यवसायिक महत्व, हमारे जीवन में व्यवसायिक संप्रेषण का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यवसायिक संप्रेषण में हम अनेक प्रकार की औपचारिक कार्यों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम अनेक प्रकार से सुचारू रूप से अपने दैनिक जीवन में जो आवश्यक सूचना है उनको ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। और इस सूचनाओं में हम देखते हैं कि हम कहीं हम कार्य कर रहे हैं तो वहां पर हम अनेक प्रकार के विभागों के अंतर्गत भी सूचना प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वितरण विभाग, वित्तीय विभाग। अनेक प्रकार के विभागों से हम वहां पर संप्रेषण करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी व्यक्तित्व पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अभी प्रबंधकीय कार्यों का रूप स्वरूप आपके समक्ष रखा है। इसमें भी हम देखते हैं कि जो निष्पादन है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं संप्रेषण के अभाव में प्राय सभी प्रबंधकीय कार्य असफल हो जाते हैं। अगर संप्रेषण ठीक से नहीं होता तो उसमें जो कार्य की निष्ठा है उसमें बहुत सारा फेरबदल आते हुए दिखाई देता है, कि किस तरह से कार्य को करना है, उसकी रूपरेखा बनानी है, उसको दिशा निर्देश देने हैं, उसका नेतृत्व करना है, और अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को उनके मनोबल के आधार पर उन्हें प्रेरित भी करना भी हम देखते हैं कि संप्रेषण के महत्व के अंतर्गत ही आता हुआ दिखाई देता है। मानवीय संबंधों की स्थापना, हम देखते हैं कि जब हम अपने समाज में अपना जीवन यापन करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अपने मानवीय संबंधों को भी प्रगाढ़ करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हमारे कर्मचारी से संबंध हमारे एक तरह से निजी होते हुए दिखाई देते हैं, कई बार व्यवहारिक होते हुए दिखाई देते हैं, कभी औपचारिकता के स्तर पर ही सीमित होते हुए दिखाई देते हैं। तो अनेक प्रक्रियाओं से हम गुजरते हुए वहां पर नजर आते हैं। अगला है इसमें भ्रम निवारण। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई सूचना का प्रतिपादन करते हैं या एक तरह से वितरण करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो सूचना है वह सही ढंग से एक तरह से श्रोता के पास पहुंची है, कर्मचारी के पास पहुंची है, अधिकारी के पास पहुंची है, तो हम उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया, हम देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया के जो मूल आधार है वो 5 है। पहला है प्रेषक, दूसरा है माध्यम, तीसरा है संदेश, चौथा है प्राप्त और पांचवा है प्रतिपुष्टि। हम देखते हैं कि जो संप्रेषण की क्रिया चाहे औपचारिक दृष्टि से हो, अनौपचारिक दृष्टि से हो, हम इन 5 आधारों पर उससे गुजरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्रेषक किस तरह से संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से लागू करता हुआ दिखाई देता है, अर्थात अपने जो सूचना उसे किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचानी है उसमें वह विशेष रूप से सभी गुणों का ध्यान रखते हुए अपनी बात को वहां पर प्रेषित करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो संप्रेषण या जो सूचना, जो संदेश वो संप्रेषित कर रहा है उसमें वह कठिन शब्दों का प्रयोग ना करे, सरल सहज शब्दों का प्रयोग वहां पर करे, जिससे कि उसकी शब्दावली ही उसके व्यक्तित्व का वहां पर निर्माण करती हुई दिखाई देती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो उसका व्यवहार है वह अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति, अपने सामान्य जन के प्रति वह व्यवहार कैसा है उसका भी एक महत्वपूर्ण क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेषक है यानी कि जो मुख्य रूप से सूचना दे रहा है उसको कितना ज्ञान प्राप्त है, उसके ज्ञान के आधार पर ही हम सूचनाओं का जो रूप स्वरूप है वह अंकित करते हुए दिखाई देते हैं, कि विषय वस्तु को वह सही ढंग से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा, बात जो कर रहा है वह विपरीत दिशा में तो नहीं जा रही है, उचित माध्यम का वह प्रयोग कर रहा है, प्रापक की सोच के अनुसार वह शब्दों का आवागमन कर रहा है।
और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूल भी वह अपने संदेश को पारित कर रहा है। कहने का तात्पर्य शिष्टाचार का जो आधार है वह भी प्रमुख रूप से भूमिका अदा करता है। माध्यम से हमारा तात्पर्य है कि जब कोई प्रेषक अपना सूचना किस माध्यम से श्रोता के पास पहुंचाने का एक तरह से कार्य कर रहा है। माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम इसमें देखते हैं कि प्रेषक स्वयं को प्रापक से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार से वहां पर प्रयास करते हुए दिखाई देता है। पहले हम देखते हैं कि वह एक तरह से पारस्परिक बातचीत करते हुए दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, और कई बार हम देखते हैं कि समूह के माध्यम से भी वह अपनी बात करते हुए दिखाई देता है। इसमें हम टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, समाचार पत्र आदि का भी माध्यम वहां पर प्रकट कर सकते हैं। संदेश, संदेश से हमारा तात्पर्य है कि जो प्रेषक है वह अपना जो संदेश है मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है या लिखित रूप से अभिव्यक्त कर रहा है, चित्र के माध्यम से प्रयोग कर रहा है या संकेतों के माध्यम से उस संदेश को वहां पर प्रस्तुत कर रहा है अपने विचारों के आधार पर। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों का उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संदेश जो है सरल, स्पष्ट और आकर्षक रूप से होना चाहिए। संदेश में हम देखते हैं क्रमबद्धता का आधार विशेष रूप से महत्व रखता हुआ दिखाई देता है। संदेश में हम देखते हैं कई बार हम चिन्हों और संकेतों का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, और उस दृष्टि से हम देखते हैं कि अगर संदेश प्रापक को प्राप्त होता है यानी कि प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है तो उसमें भी हम उसकी रुचियों, अभिरुचियों और मनोवृत्तियों का ध्यान रखते हुए दिखाई देते हैं। हम ऐसा कुछ वहां पर लिखने का प्रयास नहीं करते जो सामने वाले को उस रूप में समझ में ना आए। संदेश प्रापक, संदेश प्रापक या प्रापक से हमारा तात्पर्य है प्रेषक का जो संदेश है जब वह प्रापक को भेजता है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे नदी के दो छोर होते हैं, एक छोर पर प्रेषक खड़ा है और दूसरे छोर पर प्राप्तकर्ता खड़ा है, तो वह किस तरह से अपनी बातों का जो महत्व है, अपनी बातों का जो संवाद है वह किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, व्यक्ति के द्वारा कर रहा है, जनसमूह के द्वारा कर रहा है, समुदाय के अनुसार अपनी बात का वहां पर रूप स्वरूप प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिक्रिया या फीडबैक, हम देखते हैं कि संदेश को जब हम किसी तरह से प्रापक तक सही अवस्था में पहुंचा देते हैं तो उसमें प्रापक की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वह उस संदेश को अच्छे से समझ पाया है तो वह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, अन्यथा वह दोबारा से उस प्रक्रिया के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता हुआ भी दिखाई देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जो संदेश का जो क्रम है वह अलग अलग रूप से दिखाई देता है। संप्रेषण के विभिन्न सिद्धांत या मॉडल कह लीजिए, हम देखते हैं कि किसी भी सिद्धांत को एक तरह से प्रस्तुत करने के लिए उसमें अनेक प्रकार से जांच पड़ताल, मान्यताएं, सीमाएं एवं परिवेश को ध्यान में रखते हुए उसका मॉडल तैयार किया जाता है। तो इसमें हम संप्रेषण के दो विभिन्न सिद्धांतों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार, और दूसरा है आपका विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों के विचारों पर आधारित संप्रेषण का जो मॉडल है वो इस तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने संक्षिप्त शब्दों में इसका जो सार है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसे साम्यवादी मॉडल, साम्यवादी मॉडल से हमारा तात्पर्य एक तरह का संतुलन वहां पर स्थापित करना, क्योंकि हम संतुलन की जो भावना है उसको अगर व्यवस्थित रूप से वहां पर प्रस्तुत करते हैं तो दोनों औरों पर हम देखते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो समान रूप से संचार है वह होते हुए दिखाई देता है। अन्यथा हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति राजा के रूप में अपने आप को संबोधित करता हुआ दिखाई देता है और अन्य हम देते हैं शोषक के रूप में उस क्रिया प्रतिक्रिया को एक तरह से ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें है पहला है साम्यवादी सिद्धांत, इसमें शोषित वर्ग के लिए दया करुणा का भाव चित्रित हुआ है, और अन्य उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो शोषक है वह भी अपनी जो आधारित भूमिका है उसको वहां पर एक तरह से अर्जित करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है हम देखते हैं शोषित वर्ग के लिए हमेशा हमारे मन में दया करुणा का भाव रहता है, पर हम देखते हैं कि जो शोषक वर्ग है उसके लिए हमारे मन में कटुता का भाव भी रहता है। दूसरा है इसमें चाइनीज मॉडल, यानी कि चाइनीज मॉडल हम देखते हैं ये भी साम्यवादी विचारधारा से ही उपयुक्त है। इसमें भी बौद्ध धर्म पर आधारित विचारों का जो स्वरूप है वह रखा गया है, जैसे अपने से बड़ों का सम्मान करना, मानवीय गुणों से ओतप्रोत विचारधारा को प्रस्तुत करना और उसमें शांति के प्रति समर्थक का भाव उत्पन्न करना।
ईसाइयों का जो मॉडल है उसमें स्वयं का महत्व है, यानी कि स्व का महत्व है, वैयक्तिक रूप से महत्व है कि किस तरह से व्यक्ति अपने अस्तित्व का जो आधार है वह प्रकट कर रहा है। मनुष्य की संवेदना है, कोमल हृदय है, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है। और इसमें अगला है इस्लामिक मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि दो इसे भागों में विभक्त किया गया है। पहले शुद्धता के आधार पर, दूसरा हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जो रूढ़ियां अंधविश्वास हमारे समाज में फैली हुई है उसके आधार पर जातीय दंगे कराते हैं, औरतों पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाते हैं। अगला है कट्टरवादी मॉडल। हम इसमें देखते हैं धर्म और जाति के आधार पर एक ही प्रकार का संप्रेषण पारित किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं वहां पर प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कट्टरवादी जो मॉडल है, इसमें हम देखते हैं कि एक ही प्रकार के संप्रेषण का वहां पर महत्व अर्जित किया गया जाता है, अन्य को उसमें उस रूप से सार्थकता प्रदान नहीं की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि राजा होता है ना, वो खुद ही वार्ता का सवाल भी करता है और उत्तर भी वही देता है अपने अनुरूप। तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरह का जो आधार है वह कई बार कट्टरवादी सिद्धांतों को वहां पर प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार के जो देश हैं वो इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान आदि। उदारवादी मॉडल से हमारा यहाँ तात्पर्य है श्रेष्ठ बातों पर विशेष ध्यान देना, सरकार के विरुद्ध भी अपने विचारों को प्रसारित करना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हमें इसमें श्रेष्ठ यानी कि जो गुण है उनका यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि संप्रेषण सरल और सहज रूप से आ जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना उत्पन्न हो। कई बार हम सरकार के विरोध में भी इस प्रकार के प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, जिसमें हमें समझने के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर या किसी चीज को बढ़ाने या घटाने या अन्य विषयों पर भी विशेष प्रकार का बल दिया जाता है। वैदिक मॉडल से हमारा तात्पर्य है गुरु शिक्षा प्रणाली पर आधारित बातों का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। इसमें हम देखते हैं कि जो पद्धति है वह कहीं ना कहीं गुरु शिष्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। इसमें हम अपने पुराने इतिहास को भी देखते हुए नजर आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो मौखिक रूप से जो संप्रेषण है वह होता हुआ दिखाई देता है। राजा को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और प्रजा को हम देखते हैं कि राजा किस प्रकार से अपने मधुर संबंधों के आधार पर अपनी बात को वहां पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है, यानी कि संप्रेषण का जो रूप स्वरूप है वह दोनों तरफ से दिखाई देता है। दूसरा सिद्धांत है लेखक और विद्वानों द्वारा। हम देखते हैं अरस्तु का सिद्धांत, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगर किताब के माध्यम से देखें बेटा तो इसमें आप जो सन है ना उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके आधार पर ही वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रकट होती हुई दिखाई देती है। जैसे 2300 वर्ष पहले लागू संप्रेषण की जो एक कला थी उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। उस समय हम देखते हैं जो संप्रेषण है वह एक ही तरफा होता हुआ दिखाई देता था, और वो भी मौखिक। हम देखते हैं कि संवाद होता हुआ दिखाई देता था, संप्रेषण होता हुआ दिखाई देता था। मर्फी, हम देखते हैं इस मॉडल में 1947 के कई विद्वानों ने अपना हस्तक्षेप और अपना यहाँ पर जो रूप है वो साझा किया है कि इसमें हम देखते हैं प्रेषक संदेश का चयन कर उसे संप्रेषित करता हुआ दिखाई देता है। लास वेल का जो मॉडल है वह 1948 में लागू हुआ। इसमें 5 प्रकार के तत्वों पर विशेष रूप से बल दिया, जैसे कौन, क्या, आ, किस, किस लिए और क्या प्रभाव, यानी कि प्रेषक। हम देखते हैं जैसे संप्रेषण के 5 जो तत्व हैं, प्रेषक है, माध्यम है और आपका एक तरह से प्रापक है और प्राप्तकर्ता भी है। इस तरह से 5 आधारों पर बांटा गया है। शैनन एंड वीवर ने भी 1949 में जो मॉडल विकसित हुआ उसका आधार हम अनेक प्रकार से तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जैसे रेडियो और टेलीविजन से जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखते हैं इसमें भी 3 आधारों को विशेष रूप से महत्व दिया है, तकनीकी के आधार पर, अर्थ एवं प्रसारण के आधार पर और श्रोता के स्तर पर भी। हम इन 3 आधारों पर सूचनाओं का आवागमन कर सकते हैं। शैवव ने भी 3 भागों में इसके प्रारूप को बांटा है, पहला है प्रारूप, दूसरा है माध्यम, तीसरा है प्राप्तकर्ता। बर्लो ने भी अपने मॉडल के तहत 5 इंद्रियों के आधार पर संप्रेषण की क्रिया प्रतिक्रिया बताई है, जैसे आंख, नाक, कान, जिह्वा या अनेक प्रकार के हम संकेत भी पारित करते हुए दिखाई देते हैं। थ्रिल एवं बोवी ने व्यवसायिक
के आधार पर उसका चित्रण किया है। कॉटज लाजर ने समूह के आधार पर होने वाली बातचीत, यानी कि हम देखते हैं संस्था के आधार पर, समुदाय के आधार पर, सामूहिक जो चर्चा होती है उसके आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आधुनिक आधार पर हम देखते हैं आगम, माध्यम, संदेश प्रापक और प्रतिक्रिया के आधार पर आधुनिक जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसका आचार विचार प्रस्तुत किया गया है। संप्रेषण की चुनौतियां, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती है और चुनौतियों का सामना करना व्यक्ति के लिए बहुत ही हम कहें सुचारू रूप से अभिव्यक्त होना जरूरी है। इसमें हम देखते हैं कि इसे 3 स्तरों पर बांटा गया है। पहला है मानवीय स्तर, दूसरा है कथ्य के स्तर पर और तीसरा है माध्यम के स्तर पर। हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति के प्रति जो समस्या का जो समाधान है वह मानवीय स्तर पर अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। इसमें भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया है वह हमारे सम्मुख आती हुई दिखाई देती है। इसमें हम देखते हैं पहला है इसमें मानवीय स्तर पर संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामाजिक। सामाजिक वर्ग से या सामाजिक स्तर से हमारा तात्पर्य है कि हम इसे 4-5 आधारों पर व्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। पहला है आयु, लिंग, शिक्षा और आर्थिक आधार पर। हम देखते हैं कि व्यक्ति जब अपनी वार्ता का रूप स्वरूप समाज में रखता है तो वह इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता है कि मनुष्य को आयु के अनुसार अपनी बातचीत करनी चाहिए, लिंग के स्वरूप अपनी बातचीत करनी चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा और आर्थिक स्तर पर भी अपने संवाद को संप्रेषित करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें एक वयस्क भी हो सकता है, एक बाल बच्चा भी हो सकता है, स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो संवाद की प्रक्रिया है वह अलग अलग रूप से होती हुई दिखाई देती है। कई बार हम शिक्षित आधार पर बात करते हैं तो कई बार हम अशिक्षित आधार पर अनेक प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करते हुए दिखाई देते हैं। इस रूप में हम संप्रेषण के सभी जो प्रकार है और उस प्रकारों में जो कमी है उसमें अस्पष्टता, संदिग्धता, भ्रामकता और संदेह आदि के आधार पर अनेक स्थितियों को जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। मनोवैज्ञानिक से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य एक भावशील व्यक्ति है और उसमें हम देखते हैं कि वे किस तरह से उस भाव अवस्था में भी अपने विचारों का जो क्रम है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं मन, बुद्धि और हृदय के आधार पर वह अपने भावों का आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है और उससे उसके पूरे क्रियाकलाप का भी महत्व अर्जित होता हुआ दिखाई देता है कि हमें किस तरह से किस मनस्थिति में बातचीत करनी चाहिए, वैयक्तिक आधार पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। भौतिक स्तर से हमारा तात्पर्य है समय, स्थान और वातावरण के अनुसार संप्रेषण। हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की चुनौतियों का हमें उसमें सामना करना पड़ता है और उस सामना में हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार हम मानवीय व्यवहार का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं और उसमें हम उचित संप्रेषण का जो रूप है वह भी पारित करते हुए दिखाई देते हैं। इस अवस्था में हम देते हैं आपातकाल या प्राकृतिक आपदा या सही लोगों को उचित संदेश या सहायता पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि संप्रेषण को एक तरह से पारित करते हुए अनेक प्रकार के भ्रम भी वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। कथ्य के स्तर पर हम देखते हैं, कथ्य के स्तर पर व्यक्ति अपने विषय के आधार पर बात को पहुंचाने का क्रम रखता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर उचित एवं सार्थक संदेश संप्रेषित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि किस तरह से चुनौतीपूर्ण यह कार्य है। कई बार हम कथ्य की अस्पष्टता को अनेक रूपों से अनेक मानवीय संबंधों के आधार पर बिगाड़ते हुए दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार की उलझने उसमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। इसलिए कथ्य की स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यम के स्तर पर मानवीय संप्रेषण का एक प्रमुख माध्यम भाषा है और भाषा के जरिए ही हम अनेक प्रकार से अपने जीवन में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, मौखिक और लिखित रूप से। और इसमें हम देखते हैं मौखिक रूप से भी हम वार्तालाप के जरिए, भाषण के जरिए या अनेक प्रकार के उपदेश और प्रवचनों के माध्यम से भी हम ये क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम लिखित रूप में भी भाषा के क्रम को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हम देखते हैं इसके भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे हस्तलिखित होना, प्रिंट माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हम अपने भावों विचारों का जो रूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें हम भाषा का, वर्तनी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और इसका ध्यान रखना ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य
है। तो भाषिक संप्रेक्षण में हम देखते हैं जो पहली इकाई है आपका उसका स्वरूप और सिद्धांत, उसमें 4 आधारों को इसमें व्यक्त किया है कि संप्रेक्षण की किस तरह से अवधारणा और उसका स्वरूप, संप्रेक्षण की प्रक्रिया को व्यक्त करते हुए किन किन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। संप्रेक्षण के विभिन्न मॉडलों को आप उन विद्वानों के आधार पर, विचारों के आधार पर उस एक अर्थ व्यवस्थित रूप में किस तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।